आखिरकार जो है शरद पवार ने अपने इस्तीफे के फैसले को वापस ले लिया है। शरद पवार जी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जहां उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके से उन्होंने अपने राजीनामे का ऐलान किया था, उन्हें लगा था कि सब कुछ ठीक रहेगा, सब कुछ शांति से हो जाएगा और पार्टी जो है वो और मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने ये राजीनामे का ऐलान किया था, उन्हें देश भर के अलग अलग नेताओं के कॉल आए। साथ ही साथ जिस तरीके से कार्यकर्ता और एनसीपी पार्टी के नेताओं में एक अलग ही माहौल बन गया था। उन्होंने वो कहा कि लोगों में तीव्र माहौल मैंने देखा, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने खूब विनती की कि वो पार्टी के पद को वापस से संभाल ले। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि मैंने सबका मान रखते हुए मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचा सकता, इसलिए मैं एक बार फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष पद है वो फिर से उसकी जिम्मेदारी संभालता हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि कोई एक और मजबूत इंसान जो है उनके साथ जुड़े, ताकि पार्टी जो है वो और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में किस तरीके से शरद पवार जो है वो एनसीपी पार्टी को एक और मजबूत चेहरा जो शरद पवार के हाथ के नीचे काम करता है उसे चुनेगा और किस तरीके से एनसीपी पार्टी जो है वो आगे का रुख लेगी। पिछले करीब 14 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान अपनी मांगों के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में कई नए मोड़ भी निकलकर सामने आए। पहलवानों की मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर तो दर्ज हो गई है, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह अभी भी अपने पद पर बने हुए हैं, यानी बीजेपी सांसद हैं, उन्हें इस्तीफा देना होगा। इसके साथ ही पहलवान कह रहे हैं कि हमारी मांग पर, हमारी एफआईआर पर दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। पहलवानों ने मांग की है कि तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो आएं और इनका समर्थन करें, और निश्चित रूप से समर्थन देखने को भी मिल रहा है। चाहे प्रियंका गांधी की बात करें, जयंत चौधरी की बात करें, चंद्रशेखर रावण की बात करें या अन्य जो राजनीतिक नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इन पहलवानों का समर्थन किया है। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी कल सुनवाई हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से पहलवानों को उतनी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि पहलवान कह रहे थे कि एफआईआर दर्ज हो, और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जिन महिला पहलवानों ने शिकायत की थी, उनको सुरक्षा के लिए पहलवान मांग कर रहे थे, उनको सुरक्षा भी दी जा चुकी है। ऐसे में अगर पहलवानों की कोई अन्य शिकायत है तो वो निचली अदालत यानी कि हाई कोर्ट या मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराए। पूरे मामले में जो पहलवानों के वकील हैं उनका सीधे तौर पे कहना है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि आरोपी हैं, सीधे तौर पे मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं ब्रिजभूषण शरण सिंह की ओर से जो वकील पेश हुए थे हरीश साल्वे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि ब्रिजभूषण शरण सिंह का भी पक्ष जाना जाए कोई भी फैसला सुनाने से पहले। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार, खासतौर पे दिल्ली पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है, और क्या पहलवान अभी लंबा ये जो प्रदर्शन है वो जारी रखते हैं या अपने प्रदर्शन को खत्म। नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताबड़तोड़ रैलियां देखी जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के कविनगर के रामलीला मैदान में पहुंचे, जहां उन्होंने हजारों की संख्या में जनता को संबोधित किया। साथ ही अपील की कि अगर किसी चीज में कमी है, चाहे वो शिक्षा की बात हो या सफाई की बात हो, जो उनके प्रत्याशी हैं वो पैसा खूब लगाएंगे, जनता का हर काम करेंगे। और सभी से अपील की कि सभी लोग कमल का बटन दबाकर उसको वोट दें। तो अब देखना होगा कि जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार तंज कसती हुई नजर आती है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं, तो जब 13 मई को नतीजे आएंगे तो जो पार्टी है, जो सत्ता है, वो किसकी बनती हुई नजर आती है। वहीं हम बात करें तो कविनगर में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो हजारों की संख्या में लोगों ने उनके संबोधन को सुना। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई थी, चप्पे चप्पे पर पुलिस थी, ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही थी। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो यहाँ की जनता को अपना भाषण देकर गए हैं और जिन कार्यों पर बात करके गए हैं, अब देखना होगा कि 13 मई को किसकी सरकार बनती हुई नजर। गाजियाबाद के कविनगर रामलीला ग्राउंड में योगी आदित्यनाथ की सभा हुई और भाषण के दौरान योगी आदित्यनाथ एक अलग ही फॉर्म में दिखाई दिए, जहां एक तरफ उन्होंने विकास की बात कही और कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है और जो विकास है पहले से ज्यादा विकास की गंगा बहेगी। इसके साथ ही एक उदाहरण देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था गाजियाबाद में पहले से बेहतर है और हमने कमिश्नरी सिस्टम लागू किया। साथ ही मंच की अगर बात करें तो मंच पर जो पूर्व मेयर हैं आशु वर्मा, आशा वर्मा और तमाम जो प्रभारी और नगर पालिका और पंचायत अध्यक्ष के जो प्रत्याशी थे वो मौजूद रहे। और भाषण के दौरान जो खास बात योगी आदित्यनाथ के भाषण में देखने को मिली वो ये थी कि उन्होंने एक बुलंदशहर का उदाहरण दिया और टिकटों के बंटवारों को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने तंज कसा और कहा कि जो सिफारशी हैं वर्सेस जो पुराना कार्यकर्ता है, इस बात को लेकर योगी
डिस्काउंट करते हुए दिखाई दिए। साथ ही इस पूरे मामले में योगी ने कहा कि बुलंदशहर का उदाहरण देखिए, वहां पर पुराने कार्यकर्ताओं को मौका दिया गया और उसका नतीजा ये रहा कि वहां पर जो सभी प्रत्याशी हैं वो जीते। कुछ इसी तरह का हाल गाजियाबाद में भी रहा, जहां पर सिफारशी वर्सेस पुराने कार्यकर्ता को लेकर अंत समय तक टिकटों का बंटवारे को लेकर द्वंद्व युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में जो पुराने कार्यकर्ता यानी कि सुनीता दयाल, उसको टिकट मिला। तो वहीं सुनीता दयाल ने जो है योगी आदित्यनाथ की मंच पर खुले दिल से तारीफ की और योगी आदित्यनाथ ने भी मंच से 2 बार सुनीता दयाल का नाम लिया और कहा कि अगर पुराने कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है तो कहीं ना कहीं नतीजे अच्छे मिलते हैं। गाजियाबाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ और गाजियाबाद में सभाओं को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री ने मेरठ में जनसभा के दौरान कहा कि मेरठ एक वक्त सौतीगंज के नाम से बदनाम हुआ करता था, लेकिन आज की बात की जाए तो आज भगवान परशुराम के मंदिर की बात हो, औगणनाथ मंदिर की बात हो या क्रांति धारा की बात हो, आज क्रांति धारा के नाम से मेरठ को जाना जाता है। एक वक्त में और सरकारों में 2017 से पहले जिस तरह से मेरठ में गुंडा राज हुआ करता था और मेरठ को सौतीगंज के नाम से बदनाम किया था, लेकिन आज के भाजपा राज में कहीं ना कहीं सौतीगंज को खत्म करने का काम किया गया है। कानून का राज है, बेटी घर के बाद सुरक्षित घूम सकती है और उसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि 2017 से पहले युवाओं के हाथ में तमंचा थमाने का काम और सरकार किया करती थी। बसपा और सपा पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अब की बार प्रदेश में ज्यादातर जो सीट है सब पर निकाय चुनाव में भाजपा का कब्जा होगा। वहीं मेरठ की सीट को लेकर के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि अब की बार हरिकांत आलूवालिया के समर्थन में वोट करें और जिस तरह से कानून का राज है और जो योजना है विकास की वो धरातल तक पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से और मेयर होते हैं या और कहीं कैंडिडेट होते हैं उसके चलते कहीं ना कहीं विकास उस गति से नहीं हो पाता। लेकिन अब की बार हरिकांत आलूवालिया को जिता करके विकास की गति चौमुखी तरह से बढ़ेगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज है, कल मेरठ में एसटीएफ ने 75,000 के इनामी अनिल दुजाना को एनकाउंटर में ढेर किया, तो कहीं ना कहीं कानून के राज पर लोगों का भरोसा। दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ में थे और जिम खाना मैदान में आज उन्होंने एक सभा की और उस सभा में जैसा कि उम्मीद थी कानून व्यवस्था की बात की जाएगी, तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अब कर्फ्यू नहीं लगते, अब उत्सव होते हैं, अब महोत्सव होते हैं, अब कर्फ्यू नहीं लगते, कांवड़ यात्रा होती है। इसके अलावा पूरे के पूरे आध घंटे से ज़्यादा संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की बात करी और डबल इंजन सरकार किस तरीके से प्रदेश में विकास कर रही है इस बारे में जनता को बताया और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सबका साथ, सबके विश्वास के साथ साथ सबको साथ लेकर बीजेपी चल रही है। इसलिए कई इलाकों से मुस्लिम प्रत्याशियों को इस बार प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरठ में पहले सोतीगंज का नाम पहले आता था, मेरठ का नाम बाद में आता था और अब इन 6 सालों में सोतीगंज खत्म हो चुका है। ये योगी सरकार की उपलब्धि है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तौर पर कहा कि उनका फर्ज है कि वो सभी लोगों के लिए विकास कार्य करें। इसलिए जन धन योजना से लेकर उज्ज्वला योजना तक, हर घर नल की योजना से लेकर आयुष्मान कार्ड तक सभी लोगों को, सभी धर्मों के लोगों को योगी सरकार फ़ायदा पहुंचा रही है और इसीलिए वो उत्तम सरकार जानी जाती है। उन्होंने अपने संबोधन में मेरठ की जनता के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों से भी अपील। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज शाहजहांपुर पहुंचे। पुलिस लाइन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का उड़न खटोला उतरा, जहां से वो बाई कार गांधी भवन पहुंचे थे। उन्होंने आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन, मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा से मेयर प्रत्याशी अर्चना वर्मा को जिताने के लिए अपील की है। उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पर निशाना साधते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी को लोग छोड़कर लगातार बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी छोड़कर अर्चना वर्मा भाजपा में आई और उनको सही जगह काम करने का समय मिलेगा। अब ऐसे में उनका ये कहना है कि लगातार लोग समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आने वाली 11 मई को शाहजहांपुर में वोट डाले जाएंगे और 13 मई को जो नतीजे आएंगे वो किसकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रबुद्ध जन मतदाता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शाहजहांपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नरेश उत्तम पटेल के बयान के जवाब को पलटवार करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनके ही लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं, ये उन्हें देखना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदान होने के बाद से कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहते हुए आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से बनाई गई वोटर लिस्ट में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता और मतदाता थे जिनके नाम को गायब कर दिया गया है। यानी कि साफ तौर पे उस आरोप को बताते हुए उन्होंने यह कहा कि हमारे बीकेटी विधानसभा से लल्लन कुमार का भी नाम गायब हो गया है। इसके साथ ही साथ कई ऐसे प्रत्याशी थे जिनके नाम वोटर लिस्ट में होने चाहिए थे, लेकिन इस बार निकाय चुनाव में उनके नाम को गायब कर दिया। यानी कि साफ तौर पे बीजेपी प्रदर्शन करते हुए कहा है कि पूरी अधीन हो चुकी है निर्वाचन आयोग। ऐसे में साफ तौर पे इन आरोपों को लेते हुए उनके पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने इस पर कल ज्ञापन देने की भी बात कही गई है। यानी कि राज्यपाल को इस मुद्दे को लेकर के ज्ञापन देने की भी बात कही जा रही है। यानी कि क्या कल जो है निर्वाचन आयोग के खिलाफ जो है अब जो है कांग्रेस उग्र होगी क्या? उत्तर प्रदेश के निकाय प्रथम चरण का निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण के लिए सभी पार्टियों ने ताकत झोंक रखी है। क्योंकि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन लगातार दावे कर रहा था कि आने वाले किसी भी चुनाव में वो एक साथ मैदान में रहेंगे, यहां तक कि 2024 के चुनाव में भी वो साथ रहेंगे, लेकिन कहीं न कहीं अब सपा और आरएलडी गठबंधन की गांठें निकाय चुनाव से खुलती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर हम देखें तो बिजनौर वो जिला है जहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी ज्यादातर सीटों पर एक दूसरे के आमने सामने हैं। चाहे वो चांदपुर सीट हो, नूरपुर, धामपुर जैसी जो सीटें हैं वहां पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों ने एक दूसरे के सामने अध्यक्ष प्रत्याशी उतार दिए हैं। ऐसे में मुस्लिम मतदाताओं के लिए काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां एक साथ मैदान में थीं, लेकिन अब एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रही हैं। ऐसी स्थिति में कई सीटों पर तो समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मैदान से बाहर हो गए हैं, वहीं कई सीटों पर समाजवादी पार्टी की रफ्तार भी धीमी हो गई है। अब देखना यह है कि यह गठबंधन कब तक चल पाता है और इस निकाय चुनाव में क्या कोई कमाल दिखा पाता है, या फिर 2022 जैसा ही निर्णय दोबारा से जनता इस बार भी सुनाएगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर के चित्रकूट की नगर पंचायत राजापुर की सीट हॉट बन गई है। आपको बता दें, निर्दलीय प्रत्याशी आदर्श मनोज द्विवेदी के चुनाव चिन्ह गदा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव मिश्रा के पक्ष में कल जनसभा को संबोधित करने गए पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने कहा है कि जनता अपनी वोट से चोट कर गदा वाले बाली का वध कर देगी। इसी मामले को लेकर के निर्दलीय प्रत्याशी आदर्श मनोज द्विवेदी ने राजापुर थाने में जाकर के तहरीर दी है। उन्होंने अपनी जान का खतरा पूर्व विधायक आनंद शुक्ला से बताया है। इसी को लेकर के पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने बीजेपी प्रत्याशी संजीव मिश्रा के पक्ष में अपने बयान पर अड़िग दिखाई दे रहे हैं। पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने कहा है कि हमने राजनीतिक मंच से राजनीतिक बात की है। उन्होंने कहा है कि गदा लेने वाला हर व्यक्ति बजरंगबली नहीं बनता, गदा लेने वाला व्यक्ति बाली और दुर्योधन भी बन सकता है। इसलिए नगर पंचायत राजापुर की जनता अपने वोट से चोट कर बाली का वध करेगी। साथ ही साथ पूर्व विधायक आनंद शुक्ला ने आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से निवर्तमान चेयरमैन आदर्श मनोज द्विवेदी ने घोटाला किया है, उससे जनता काफ़ी नाखुश है और जनता अपनी वोट से चोट करके निर्दलीय प्रत्याशी को मात देगी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव मिश्रा को विजयी बनाएगी। प्रथम चरण के निकाय चुनाव खत्म होने के साथ साथ प्रत्याशी इस समय आराम फरमा रहे हैं, लेकिन गोरखपुर जिले की अगर बात करें तो मत प्रतिशत कम होने से लोगों द्वारा आकलन किया जा रहा है आखिरकार कारण क्या रहा कि मत प्रतिशत गोरखपुर जिले का कम रहा। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार से नाराजगी है, तो कुछ लोगों का मानना है कि जनता ने इस चुनाव में रुचि अपनी नहीं दिखाई। यही नहीं, सभी प्रत्याशी अपने जीत का आकलन तो कर रहे हैं मत प्रतिशत कम होने के बाद भी, लेकिन किसके सिर पर चेहरा बंधेगा या तो 13 तारीख को ही पता चलेगा। फिलहाल सभी प्रत्याशी अपने आप में जीत का दावा कर रहे हैं और जीत के दावे के साथ साथ कहाँ क्या कमियां रहीं उस पर भी विचार विमर्श करते प्रत्याशी
लगातार निकाय चुनाव में कैंपेनिंग कर रही है। नेता और मंत्री भी कैंपेनिंग करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन जनपद पीलीभीत में वहीं बीजेपी के कुछ नेता ही अपने कैंडिडेट जो बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है उस पर कहीं न कहीं तंज कसते नजर आ रहे हैं। तो जहां नगर पालिका पीलीभीत में बेटी शहर की हो, बेटी को जिताओ और बाहरी को भगाओ जैसी स्थिति रही, पोस्टर लगाए गए, वहीं पीलीभीत के बाद बीशलपुर नगर पालिका परिषद में जहां विधानसभा से विधायक भी रहे रामशरण वर्मा, मंत्री भी रहे रामशरण वर्मा, उन्होंने बीजेपी के द्वारा जिस कैंडिडेट को नियुक्त किया गया है उस पर बिना नाम लिए तंज करते हुए कहा कि वहां पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के, उन पे आरोप लगाया है कि टिकट गलत तरह से दिया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहिए था। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिसको कैंडिडेट जो बनाया गया है बीजेपी लगातार कैंपेनिंग कर रहा है, वहीं उसकी कैंपेनिंग के लिए राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार भी पहुंच रहे हैं। तो बीजेपी की एक तरफ जहां कैंपेनिंग हो रही है, लगातार वोट मांगे जा रहे हैं, शहर में घूमा जा रहा है, जन समूह उनके साथ है, इस तरह का उनका कहना है। वहीं जो पूर्व विधायक हैं और मंत्री भी रहे, उनका कहना है कि अब सिर्फ मेरे कपड़े और परिवार छोड़ना बाकी है, बाकी मैं अध्यात्म में प्रवेश कर चुका हूं और जनता के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। उत्तर प्रदेश में जब से कोरोना ने दस्तक दी है, लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ते नजर आए हैं और सबसे ज्यादा केसेस गौतम बुद्ध नगर में है। बीते 24 घंटे में गौतम बुद्ध नगर में 34 केस आए हैं, लखनऊ में 19 केस दर्ज हुए हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के बीते 24 घंटों की बात की जाए तो 168 संक्रमित मिले हैं और उत्तर प्रदेश के टोटल एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 1665 टोटल एक्टिव केसेस बताए गए हैं। हालांकि आपको बता दें, कोरोना से जो लोग ठीक हुए हैं, रिकवर हुए हैं, उनकी संख्या भी ठीक ठाक है। 392 लोग जो हैं वो कोरोना से ठीक भी हो गए हैं। लगातार जिस तरीके से मामला बढ़ रहा है, स्वास्थ्य विभाग लगातार गाइडलाइंस जारी की हुई हैं कि किसी भी तरीके से अस्पतालों की तरफ से कोई भी चूक ना हो और ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट करवाए जाएं। केडीए में फैला भ्रष्टाचार का दीमक अब योजनाओं को भी खोखला कर रहा है। केडीए की सबसे बड़ी योजना रामगंगा इनक्लेव योजना के तहत जो बिल्डिंग बनाई गई थी उनमें फायर का सामान तुरंत लगाया जाना था। इसका ठेका ऐसे व्यक्ति को देने के लिए शासन से कहा गया था जो भी अनापत्ति सर्टिफिकेट भी केडीएम जमा करेगा, लेकिन इस ठेके का काम माया बिल्डर के मालिक को दिया गया, जिसने जो अनापत्ति सर्टिफिकेट दिया वो टोटल फर्जी निकला, जिसे लोकपाल से साफ तौर पे मना कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी उसको ठेका देगा 9 करोड़ 99 लाख रुपए पास कर दिए गए बिना किसी जांच के। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर केडीए के भ्रष्ट अधिकारी आखिर माया बिल्डर को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर जब फायर अधिकारी दीपक शर्मा से बात की गई तो उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया और कार्रवाई के नाम पर खुद को बचाते हुए नजर आए। अब सवाल ये उठ रहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप आखिर कानपुर विकास प्राधिकरण काम क्यों नहीं कर रहा है और जो फैल रहा भ्रष्टाचार उसको खत्म करने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि माया बिल्डर का जो फर्जी तरीके से जो फायर की जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो गलत है, मानक के विपरीत है। तो ऐसे बिल्डर पर आखिर कार्रवाई करने से केडीए क्यों बच रहा है, यह बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह होगी भ्रष्टाचार का जो बीज बोया गया है उसका खुलासा हो चुका है। क्या माया बिल्डर के मालिक पर कार्रवाई होगी या फिर केडीए के उन भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने का काम किया जाएगा जिन्होंने माया बिल्डर को या गलत तरीके से काम करने के लिए संरक्षण दे रखा है। राजधानी के मड़ियाव थाना क्षेत्र में एक रोती बिलखती युवती मिलती है जिसके सर पर चोट लगी होती है। पब्लिक उसे बचाने का प्रयास करती है, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि मड़ियाव पुलिस जहां लगातार दावे करती है कि रात में पेट्रोलिंग करती है, महिला सुरक्षा के दावे करती है, उन दावों की पोल खोलता हुआ ये वीडियो सामने आया है जहां पर एक युवती को पीटा गया है जिसके सर से खून बह रहा है और वो लोगों से ये कहती हुई नजर आई है कि उसको उसके घर तक पहुंचा दिया जाए। अब देखना होगा कि युवती की पिटाई करने वाले युवक को कब तक मड़ियाव पुलिस गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है। ऐसे में राजधानी पुलिस भी तमाम दावे करती है कि राजधानी में महिलाएं चाहे दिन हो या आधी रात हो वो सुरक्षित अपने घरों से निकल सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरीके से युवती को सरेराह पीटा गया है तो जाहिर सी बात है पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान। बाराबंकी में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही के चलते हुआ भयानक हादसा। हाई टेंशन तार एक बाइक पर गिरा जिसमें बाइक समेत चालक की मौके पर ही जलकर हुई दर्दनाक मौत। पूरा मामला जनपद बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के सुड़िया मोड़ रेलवे स्टेशन के पास का है, जहां एक बाइक सवार अपनी बाइक से जा रहा था कि तभी हाई टेंशन 11,000 लाइन का एक जर्जर तार टूटकर बाइक पर गिर गया।
जिससे बाइक समेत बाइक चालक धू धू कर जलने लगा। वहीं आनन फानन में मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बाइक व युवक पूरी तरीके से जलकर खाक में तब्दील हो चुका था, जिसके बाद पुलिस ने जले हुए शव को कब्जे में लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं युवक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि इस हादसे के बाद से स्थानीय लोगों में विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर काफ़ी नाराजगी है, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार शिकायत के बाद भी विद्युत विभाग के कर्मचारी लाइनों की मरम्मत नहीं करते हैं। ओवरलोड डीसीएम होने के कारण एक यहाँ बड़ी घटना फिरोजाबाद में दिखाई दी। यहाँ डीसीएम में भैंसें भरी हुई थी, आधा दर्जन लोग कहीं डीसीएम के ऊपर बैठे हुए थे। अचानक ओवर स्पीड आने से डीसीएम ओवरब्रिज से टकराती है और जो उसमें बैठी हुई सवारी ओवरब्रिज के नीचे से गिर पड़ते हैं। उसमें से 3 लोगों की मौत हो जाती है और तमाम लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया जाता है। देखिए, पूरा मामला टूडला के ओवरब्रिज का है। यहाँ दोपहर करीबन 10 साढ़े 10 बजे की घटना बताई जा रही है। डीसीएम में जो भैंसें थी वो भैंसें कानपुर से ले जाकर राजस्थान में कहीं बेची जा रही थी, जहाँ वहाँ मंडी लगती है। उसके ऊपर जो कुछ लोग बैठे हुए थे वो अचानक डीसीएम की टक्कर ड्राइवर से होती है और ड्राइवर के कारण टकराने के कारण वो लोग नीचे पलट जाती है और बड़ी घटना को अंजाम मिल जाता है। वहीं पुलिस द्वारा सभी लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं देखने की बात ये होगी कि जो व्यक्ति घायल हैं उनका उपचार तेजी से कराया जाए और जो भैंसें जो पशु हैं उनको वहाँ से उठाकर साफ सफाई क्रेन द्वारा कराया जा रहा है। बलदिया थाना क्षेत्र के गौरव बारामऊ गाँव में एक ऐसा हादसा घटित हुआ है जिसको सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं। दरअसल ये हादसा मानवता को शर्मसार करने वाला हादसा है। यहाँ पर एक कलयुगी चाचा ने अपने भतीजे की सिर्फ इसलिए निर्मम हत्या कर दी क्योंकि उसका संबंध उसकी माँ से था और वो अवैध संबंध को बचाने के लिए, उस अवैध संबंध को बढ़ाने के लिए अपने भतीजे की उसने हत्या कर दी। दरअसल जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसको देख करके कहना बिल्कुल गलत न होगा कि कलयुग का प्रभाव अपने चरम पर है, जहां पर रिश्तों को शमशार करने वाली घटनाएं घटित हो रही हैं। इस बाबत जब पुलिस अधीक्षक सुमन वर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामला रिलेशनशिप का है जिसमें ये हत्या की गई है और हमने आरोपी को पकड़ लिया है और शेष विधिक कार्रवाई। लापरवाही का अंबार, लापरवाही के चलते जिला हॉस्पिटल में एक और मौत। लगातार कई तस्वीरें जिला हॉस्पिटल से सामने आती है जिसमें लापरवाही का बहुत सारे आरोप लगते हैं और आज एक मरीज की मौत हो गई है। गलत इंजेक्शन लगाए जाने के कारण इस मरीज की मौत हुई है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरीके से लापरवाही की तस्वीरें लगातार जिला हॉस्पिटल गोंडा से सामने आती हैं, तीमारदारों ने कई और गंभीर आरोप लगाए हैं। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसके बाद में देखना होगा किस तरीके से कार्रवाई की। बिजनौर जिले में लगातार गुलदार का आतंक देखने को इस कदर मिल रहा है कि अब तक अगर बात की जाए 10 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और बात करें घायलों की तो दर्जनों लोग अब तक गुलदार अपने हमले से घायल कर चुका है। अगर बात करें वन विभाग की लापरवाही की तो लापरवाही तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुकार गुलदार को पकड़ने में वन विभाग नाकाम है। इसी को लेकर डॉक्टर तारिक जकी ने इन पर WHO के द्वारा एक नोटिस भी भेजा है। उसके जवाब मांगा गया है कि एक महिला की मौत कैसे और क्यों हुई है। कहीं ना कहीं ये सवाल के घेरे में घिरे हुए हैं। अगर बात की जाए अब नसीरी की तो नसीरी में भी एक किसान पे हमला किया और हमला करने के बाद वन विभाग पिंजरा लेकर नसीरी गांव में पहुंचा। आप देख सकते हैं किस तरीके से वन विभाग पिंजरे तो लगा रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आदमखोर गुलदार को पकड़ने में नाकाम है। बिजनौर थाना पिनार क्षेत्र के भदरौली में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और ईंट पत्थर भी चले, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा है। वहीं एक दूसरे पर दोनों पक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए दिखाई दिए। पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। बहराइच में तेज रफ्तारी का कहर देखने भदरौली में को मिला है, जहां तिलक चढ़ाकर वापस लौट रहे परिवार पर तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
घटना के पीछे तेज रफ्तारी मानी जा रही है। घटना की मुख्य वजह तेज रफ्तारी मानी जा रही है। तेज रफ्तार डंपर ने घटना को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर डंपर की तलाश शुरू कर दी है। जिले के थाना हुजूरपुर क्षेत्र के पुरैनी निवासी मनशाराम की बेटी का तिलक लेकर उसके परिवार के 15 लोग थाना कैसरगंज क्षेत्र के रुकनापुर गए थे, जहां से लौटते समय तेज रफ्तार डंपर ने टेम्पो पर टक्कर मार दी, जिससे इतना बड़ा हादसा हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एसपी सिटी, सीओ सिटी और एडीएम जिला अस्पताल पहुंचकर घायलों की सुधि ली।